वंदे मातरम। 15 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे उदय मन्ना आप सभी से सकारात्मक बातचीत करने के लिए उपस्थित हो चुका है। आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है और इसलिए पॉजिटिव वेब्स की इस देश को बहुत ज़रूरत है। इसलिए रोज़ाना राम जानकी संस्थान आरजेएस टीम के द्वारा ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी फेसबुक पेज पर प्रसारित किया जा रहा है। आज 62वां एपिसोड, ये 62वां लगातार जो है हम लोग आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और पूरे फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया सब लोगों के साथ बातचीत हो रही है कि हम लोग इस देश को सकारात्मक बनाने में अपना कितना योगदान कर सकते हैं, कितना नेक कार्य कर सकते हैं, कितना पुण्य कार्य कर सकते हैं। तो आइए इस 15 अक्टूबर 2020 के लाइव शो की शुरुआत आरजेएस का जो मुंबई के जो है उनके सौजन्य से ये तैयार किया गया है। इस शो को आप तक पहुंचाने की साहिल जी के सौजन्य से ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये साहिल जी के सौजन्य से ये 1 मिनट का आरजेएस सॉन्ग है जो हमें प्रेरित करता है कि हम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम कहें। राष्ट्र प्रथम है, सर्वोपरि है। और इसी पर फेसबुक लाइव की ये सकारात्मक सोच का लाइव शो रोज़ाना सायं 8 बजे प्रसारित किया जाता है और इसको आरजेएस के 19 व्हाट्सएप ग्रुपों में आफ्टर प्रसारण उसको भेज दिया जाता है और उसके बाद इसको YouTube पर लोड कर दिया जाता है ताकि आप लोगों की जो टिप्पणियां आती हैं वो यहाँ पर आपके विचार जो हैं वो शो होते हैं। तो आप थोड़ी देर के बाद उसका आनंद ले सकते हैं। और नशा मुक्ति अभियान के सुशील खन्ना जी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद सुशील खन्ना जी। आरजेएस सॉन्ग के बाद अब आइए सीधा जो है हम लोग रूबरू होते हैं 15 अक्टूबर के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है और 1931 में 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति आप थे। आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना साहब थे, 1936 में 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 1948 में 15 अक्टूबर को महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जन्म हुआ और मीरा नायर जो भारतीय निर्देशक के उनका 15 अक्टूबर 1957 को जन्म। मुख्तार अब्बास नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और राजनेता हैं, उनका 1957 में 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार जिन्हें शंकर जयकिशन के नाम से जानते हैं, 15 अक्टूबर 1922 को जन्म हुआ था। राजनीतिज्ञ और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का 15 अक्टूबर 1952 को जन्म हुआ। मुगल शासक जो अकबर द ग्रेट जिन्हें कहा जाता है, अकबर महान, उनका 15 अक्टूबर 1542 को जन्म कहा जाता है। और आज का दिन जो है एक मशहूर साहित्यकार हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, 1961 में 15 अक्टूबर को आपका निधन हो गया था। तो इन सब लोगों के बारे में हमने जानकारी इसलिए दी ताकि इन महापुरुषों का जो योगदान है देश के लिए, तो आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में पता चले। इसी के साथ अब आइए बातचीत करते हैं 16 अक्टूबर को सेठ गोविंद दास सेनानी सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार को 16 अक्टूबर 1896 में जन्म हुआ। लच्छू महाराज साहब जो कि भारत के जाने माने तबला वादक थे,
1944 में 16 अक्टूबर को जन्म हुआ था। हेमा मालिनी आप जानते हैं, फिल्मों की अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर रही हैं, भारतनाट्यम की नृत्यांगना भी रही हैं। 1948 में 16 अक्टूबर को जन्म हुआ। नवीन पटनायक उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री का 16 अक्टूबर को 1948 में जन्म हुआ। वहीं पे विनय मोहन शर्मा, जिन्हें पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी प्रसिद्ध लेखक और आलोचक के नाम से जानते हैं, तो 1905 में 16 अक्टूबर को जन्म हुआ। वेद कृष्णमूर्ति जो महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर, उनका 16 अक्टूबर को 1995 में जन्म हुआ। वहीं पर 16 अक्टूबर के बारे में बता दें कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के बाद आप जानते हैं देश में किस तरह का आक्रोश फैला था। रॉय और वाल्ट डिज्नी ने वाल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना 16 अक्टूबर को 1923 में की थी। हरगोविंद खुराना, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, 1968 में 16 अक्टूबर को सम्मानित किया गया था। और 16 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन 1994 में हो गया था। तो ये बातें थी 15 और 16 का, आप कहें ये एक तरह से इन महापुरुषों के बारे में जानकारी दी गई। अब सीधा हम आपको रूबरू कराते हैं आज जो है वो क्या खबर है। तो आकाशवाणी के सौजन्य से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा, भारतीय औषधि क्षेत्र के 2024 तक $65 अरब का होने की उम्मीद है। और देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोविड के मामले में कहा जा रहा है कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.36% पर पहुंच गई है। और आप जानते हैं राष्ट्रपति ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो आकाशवाणी के सौजन्य से ये आप तक पहुंचा रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय ने TRP घोटाला मामले में रिपब्लिक मीडिया ग्रुप को बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा। पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली और NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में किए गए फैसलों के बारे में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि बांग्लादेश चीनी को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में वित्तीय सहायता नहीं देगा। चीन, रूस और क्यूबा के साथ पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुन लिया गया है। ये एक बार सुन लीजिए, चीन, रूस और क्यूबा के साथ पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुन लिया गया है। रूस ने कहा उसे अमेरिका के साथ नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि स्टार्ट आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। विश्व भर में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,78,80,000 के पार हो गई है। कोरोना वायरस से तपेदिक महामारी को खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा, ये WHO का कहना है। खेल जगत में IPL क्रिकेट में आज शाम शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से। नेशनल लीग के मैच से बाहर हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से खुलेंगे तरणताल। खेलो इंडिया के तहत ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए 4 खेल विधाओं की पहचान की गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख टोक्यो ओलंपिक के बारे में सदस्य संगठनों के साथ आपात बैठक पर विचार कर रहे हैं। वहीं राज्य के समाचारों में है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन में जहरीली शराब पीने से हुई मजदूरों की मौत के सिलसिले में SIT के गठन के आदेश दिए हैं। ओडिशा के कई जिलों में आज गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। और हैदराबाद में आज सुबह से लोगों को बारिश से
राहत मिल गई है। वहीं व्यापार जगत की खबर है कि मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज लगभग 200 अंक की गिरावट के साथ खुला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ने विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में संशोधित अनुमान जारी किए। गुजरात में नाबार्ड और एसबीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सीबीडीटी ने 26 लाख से अधिक करदाताओं को 98,625 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए। वित्त मंत्री समाधान ढांचे की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ समीक्षा करेंगी। वहीं विविध समाचारों में है कि दुखद खबर है, मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि अक्कीथम अच्युतन नंबूतिरी का निधन हो गया है। पद्मश्री शोभा नायडू का आज सवेरे हैदराबाद में निधन हो गया। वहीं पर भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान कार्लटन कंपन का आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA इस वर्ष दीपावली पर राष्ट्रव्यापी कामधेनु दीपावली त्योहार मनाने का अभियान चला रहा है। क्या है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और इसके क्या अभियान है? तो RKA इस वर्ष दीपावली पर राष्ट्रव्यापी कामधेनु दीपावली त्योहार मनाने का अभियान चला रहा है और इस अभियान के माध्यम से RKA दीपावली के पर्व पर गाय के गोबर से बने उत्पादों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने को बढ़ावा दे रहा है। गाय के गोबर से दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप, स्वास्तिक, पेपरवेट, हवन सामग्री और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बनाया जा रहा है। मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय ने कहा है कि दीपावली पर्व पर RKA का उद्देश्य 11 करोड़ परिवारों तक गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दिए प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। मंत्रालय ने कहा है कि अकेले अयोध्या में 3 लाख दिए जबकि वाराणसी में 1 लाख दिए प्रज्वलित किए जाने की सूचना है। गौ आधारित उद्यमों के लिए न केवल नौकरी के अवसर बल्कि गाय के गोबर से साफ सफाई और स्वस्थ वातावरण बनाने में भी मदद मिलेगी। ये गौशाला को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। चीन के बने दियों के विकल्प के रूप में ये एक पर्यावरण के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वदेशी अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में RKA ने प्रधानमंत्री की अपील पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गणेशोत्सव के दौरान गणेश की मूर्तियां बनाने में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के इस्तेमाल के लिए अभियान चलाया था। तो ये थे आकाशवाणी के सौजन्य से कुछ ऐसे समाचार जो हमारे आपके लिए जानने जरूरी हैं। और अब आइए बात करते हैं सबसे पहले जो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव परिचय दास जी हैं साहित्यकार, तो वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आरजेएस फैमिली में जो मैगजीन स्मारिका प्रकाशित हुई थी तो उनका भी एक आलेख था, ये आपको दिखाना चाहेंगे। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता व स्वायत्तता, परिचय दास पूर्व सचिव हिंदी एवं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली, उनका ये आलेख था जो आरजेएस की जय हिंद जय भारत स्मारिका प्रकाशित की गई थी, तो उसमें परिचय दास जी का था। आज परिचय दास जी का वीडियो आया है, तो भोजपुरी के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। नमस्कार। हमारा पूरा विश्वास है कि भोजपुरी समाजों के लोग जहां भी जाते हैं अपनी कीर्ति का फैलाव करते हैं, अपनी प्रतिभा का फैलाव करते हैं और अपने श्रम का मूर्त रूप में उपयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो भोजपुरी लोग हैं उन्होंने दुनिया के अनेक हिस्सों को नए तरीके से सृजित किया है। आप चाहे मॉरिशस को ले लें, चाहे आप सूरीनाम को ले लें, चाहे फिजी को ले लें, चाहे गयाना को ले लें, नेपाल के बहुत सारे हिस्सों को भोजपुरी लोगों ने सृजित किया है। अगर हम दुनिया में मान पा सकते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है हमारे श्रम का सौंदर्य और हमारी प्रतिभा का उपयोग। हमें चाहिए कि हम अपने समाजों को भी, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के समाज हैं, भोजपुरी समाज हैं, मैथिली समाज हैं, मगही समाज हैं, उनको हम रिक्रिएट करें, पुनर्सृजित करें। हमें पूरा विश्वास है कि जिस समय हम अपने समाजों को पुनर्सृजित करेंगे, अपने समाजों से रोजगार को क्रिएट करेंगे, अपने प्रदेश को, अपने समयों को नए तरीके से सृजित कर पाएंगे, नई धारा दे पाएंगे, नई दिशा दे पाएंगे,
तो हमारे घर में भी हमारा मान होगा और पूरी दुनिया में भी हमारा मान और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहता है पूरे समाजों से, अपने भोजपुरी समाजों से, कि आप खुद का सम्मान करना शुरू करें, अपने श्रम के वैभव को फैलाएं, अपने ज्ञान की दीप्ति को फैलाएं और अपनी समझ का विस्तार करें। साथ ही जहां भी जाएं निष्ठा से काम करें जैसे आप काम कर रहे हैं। दूसरे समाजों से मेरा कहना यह है कि आप भोजपुरी समाजों का मान करें, क्योंकि ये लोग श्रमजीवी हैं, मेहनती हैं, बुद्धि सापेक्ष हैं और आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। अपने जो भोजपुरी समाजों के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ के लोगों से मेरा कहना है कि हम अपना रोजगार अगर अपने घर में क्रिएट कर लें, अपने प्रदेश में क्रिएट कर लें, सृजित कर लें, तो कोई औचित्य नहीं है कि हमें बाहर मान ना मिले। इसलिए हमें अपने घर को भी संशोधित करना है, अपने घर को भी उचित बनाना है और दूसरे समाजों में भी मान पाना है। जब भी हम कहीं भी बाहर मान पाते हैं तो हम अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी प्रतिभा से, सारे समाजों के संयोजन से मान पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में हमारा जो नाम हुआ है भोजपुरी समाजों का, वो हमारे कविता से, हमारे गीतों से, हमारे भोजपुरी के जो म्यूज़िक है, हमारी जो समझ है, हमारी जो मेहनत है, उसके वजह से हुआ है। हम उसको और सम्मानित करें और मेहनत से उस कार्य को करें, हमें निश्चित रूप से मान और मिलता जाएगा, हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। नमस्कार। जी हाँ, तो साहित्यकार ये परिचय दास जी थे और भोजपुरी आप जानते हैं कई देशों में बोली जाती है, तो उसको लेकर वो काफ़ी मैसेज दे रहे हैं। और अब आइए एक खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का है कि नए जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्ट हो गए हैं, डॉक्टर अरुण गुप्ता जी। और वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी। तो ये एक खबर थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं ये लोग। और आज जो खबर प्रकाशित की गई है, तो खबर संसार और हिंदुस्तान स्तंभ और द्वारका परिचय जो है, ये ब्लॉग है, सोशल मीडिया है और यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हिंदुस्तान स्तंभ, खबर संसार और द्वारका परिचय। इसके साथ साथ हरियाणा ज्योति जो अखबार है उसने ये बड़ी खबर दी है। इसके बाद दर्पण टाइम्स, आरजेएस फैमिली से सब जुड़े हुए हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, तो इन्होंने भी ये डॉक्टर कलाम की जयंती की पूर्व संध्या पर आरजेएस फैमिली ने श्रद्धांजलि देकर कहा, सकारात्मक भारत मंदिर बनेगा। तो महापुरुषों को लेकर जो है ये परिकल्पना की गई है, जिसको लेकर जो सेमिनार है, वेबिनार, वो 25 अक्टूबर को 2:30 बजे से, जो संडे है, विजयदशमी का दिन है, तो उस दिन वो 2:30 बजे से ये प्रोग्राम होगा। और उसे लेकर डॉक्टर रंजू कुमारी हैं, उन्होंने ये पूर्णिया से जुड़ी हैं आरजेएस फैमिली में, वेबिनार में भी हिस्सा लिया है इन्होंने, डॉक्टर रंजू कुमारी। तो उन्होंने ये, उनसे बातचीत की गई है और वो बातचीत जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। सबसे पहले ये जान लें कि जो बच्चे हैं और जो सकारात्मक भारत मंदिर का कल्पना है, तो वो अपना विचार प्रकट कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि महापुरुषों से बच्चे कितना प्रेरित हो सकते हैं और उसका क्या असर पड़ता है उसके बारे में। जैसे ये बच्चा है, ये कृष्ण के रूप में और फिर ये गाय हैं, है ना, तो इस तरह से एक बच्चे के अंदर जो है ये भावना आ रही है। वहीं पर आप छत्रपति शिवाजी को देखिए। छत्रपति शिवाजी जो है, जीजाबाई जो उनकी माताजी थी, बचपन में शिवाजी को वीर रस की कहानियाँ सुनाया करती थीं, और वीर रस की कहानियाँ सुनने से बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को वीरता का जो है वो शौक हो गया था, और वो तलवारबाजी वगैरह जो है वो सीख लिए थे गुरु के साथ मिलकर। और किस तरह से छत्रपति शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे
और औरंगजेब को छक्के छुड़ा देते थे। और औरंगजेब ने जब धोखा देना चाहा किसी को भेजकर, तो उन्होंने बखनखा से, इतने मतलब वीर थे वो, कि बखनखा से अपनी जान बचा लिए थे। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी छोटी सी सेना के साथ दांत खट्टे कर देते थे विरोधियों का। तो छत्रपति शिवाजी को वीरता जो आई थी वो इनके माता जी बचपन से सुनाया करती थी। आजकल भी स्कूलों में आप देखते हैं कि कई बार जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बच्चों को देशभक्ति, जो भक्त लोग हैं उन लोगों के वेशभूषा में बचपन से संस्कारित किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कई बार जो है देश के साथ मेरा भारत महान, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को संस्कारित भी करती हैं और राष्ट्र प्रेमी भी बनाती हैं। वो राष्ट्र प्रथम कहेंगे, देश सर्वोपरि है, उनके अंदर ये संस्कार आ जाते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को अपने बच्चों को बताने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संस्कार वहीं से मिलते हैं। डॉक्टर रंजू कुमारी ने क्या कहा, अब उनसे आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर रंजू कुमारी पूर्णिया बिहार से आरजेएस फैमिली में जुड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, वंदे मातरम, बोलिए। मैं डॉक्टर रंजू कुमारी आरजेएस फैमिली बिहार पूर्णिया से जुड़ी हुई हूँ। और अभी जो भी आरजेएस फैमिली का प्रोग्राम आ रहा है काफी अच्छा आ रहा है। बच्चे इससे काफी लाभान्वित होंगे, क्योंकि बैक की चीज बच्चे को जानने के लिए बहुत सारा टाइम बीत जाता है और उनको सर्च करने में ही समय निकल जाता है। अब इसके माध्यम से बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो उनको जरूरी है, जिसको डिस्प्ले करना है, जिसको जानना है, वो इजीली यहाँ से जान सकेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में एक ऐसा प्लेस होने के लिए जा रहा है जहाँ हर चीज मिलेगी पॉजिटिविटी को लेकर, सकारात्मक भारत। मैक्रो लेवल में भी डेवलपमेंट होता है। जो ऐसे हम घर बैठकर कुछ भी कराते हैं और विजिट करके जो जाते हैं, एक्सपोजर विजिट करने जाएंगे, वो बहुत ही डिफरेंस होता है। और ऐसा प्रोग्राम अपने इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज अपने इंडिया में इतना तेजी से नहीं है। जो बच्चे जो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, इन चीजों को देखने के बाद वो अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। उनकी क्वालिटी में काफी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, क्वालिटेटिव बन पाएंगे। और ऐसे अगर किताब पढ़ रहे हैं तो फिर उनके कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, देखकर वो जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट भी जल्दी से निकल के आता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, ओनली राइटिंग और लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से सारे लोगों के लिए एक वहाँ वो प्लेस अगर तैयार होगा तो सारे लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला, डेवलपमेंट वाला होगा कि एक बार में लोग देखकर समझ पाएंगे और उसे क्वेरीज भी कर सकेंगे। ऐसे बुक पढ़कर क्वेरीज खुद को करना और चाहे गूगल से करना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बट प्लेस में जाकर किसी चीज को क्वेरीज करना, फिर वहाँ के रजिस्टर में कुछ अपना फीडबैक डालना, ये सारी चीज उनके हैबिचुअल में आना जब शुरू हो जाएगा, कोई भी पीपल हो या स्टूडेंट हो, सबके लिए जरूरी है। ये चीजें एक इनोवेटिव के रूप में, क्रिएटिव के रूप में ह्यूमन बींग्स के अंदर डेवलपमेंट होगा। ये बहुत ही अच्छा चीज है। थैंक यू। तो मंजू कुमारी जी, तो मंजू कुमारी जी का धन्यवाद, उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया। वैसे 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय वेबिनार में 2:30 बजे से लोग जुड़ेंगे और अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप की जाएं ताकि बच्चे संस्कारित हों। और हम लोग, आप जानते हैं कि फेसबुक पे इन सब सारी चीज़ों को पहुंचाते हैं और लोगों से बातचीत होती है। अब आइए आपको मिलवाते हैं, क्योंकि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार अगर बचपन में आप दे देते हैं तो ये जो सकारात्मक सोच है, इसका दृष्टिकोण बच्चों में अगर पैदा होता है तो फिर वो बच्चा किसी अपराध की तरफ नहीं जाएगा, वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और वो देश के लिए हित में काम करेगा। और इसी तरह का एक टीच योर सन टू रेस्पेक्ट वीमेन
टीच योर सन टू रेस्पेक्ट वेमेन, महिला का सम्मान कैसे करें, ये बच्चे को कैसे आप शिक्षा देंगी, एक उसका क्लू आपको देना चाहते हैं। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. To share your story, click on this link. एक बार फिर से देखिए। एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को समझा रही है। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. और यही To share your story, यही click काम on this ये link. बच्चा कर रहा था और माँ ने बड़े तरीके से इस बच्चे को समझा दिया ताकि आगे से बच्चा जो है ना, वो यही संस्कार है। और संस्कार देने के लिए हमें अपने बच्चे को दबाव देकर उसकी जगह उसके आचरण को सही कर देना ज़रूरी है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बचपन से ही शिक्षा का संस्कार मिल गया था। गरीबी बहुत देख। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर 1931 को आपका जन्म हुआ और आपने बड़े संघर्ष करके जो है वो भारत के राष्ट्रपति तक आप पहुँचे और मिसाइल मैन के रूप में पूरा भारत आपको प्यार करता है। और आपका विचार जो है उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। रोचक उपन्यास की तरह आपने एक जीवन जिया है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वो सभी धर्म, जाति और संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे और वो एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय के रूप में अपना स्थान बना लिए। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जुड़ गए हैं, धन्यवाद। और डॉक्टर कलाम साहब के बारे में ये बात की जा रही थी। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी और नम्रता उपाध्याय मध्य प्रदेश की, आप लोगों ने डॉक्टर कलाम के नाम पे RJS का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और बताना चाहेंगे कि आज पुण्यतिथि है दुर्गा भाभी का और हम लोग 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिनों की बातचीत यहाँ पर करेंगे। और दुर्गा भाभी के बारे में बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की ये प्रमुख सहयोगी रहीं और भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गावती देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कोलकाता मेल से यात्रा की थी और चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थीं। तो इनके पति भी थे, वो भी क्रांतिकारी थे। और तत्कालीन मुंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। और असेंबली बम कांड जो हुआ था, भगत सिंह आदि क्रांतिकारी जो गिरफ्तार हुए थे, तो दुर्गा भाभी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए थे और 3000 रुपये वकील को दिए थे। उस समय के 3000 रुपये बहुत होते थे। और फिर महात्मा गांधी से भी अपील की थी कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए वो कुछ करें। तो इस तरह से दुर्गा भाभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वहीं पर आज पुण्यतिथि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 15 अक्टूबर है और
आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक गिने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और जो वरदे वीणा वादिनी जो है सरस्वती वंदना के रूप में उन्होंने ही दिया। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। और एक भिक्षुक पर उनकी कविता बहुत ही फेमस हुई, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। वो आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। तो इस तरह से है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे RJS का जो अवार्ड है, एक बार आप देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश की नम्रता उपाध्याय जी हैं। उन्होंने माता पिता के और डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी ने अपने पिताजी, फौजी पिताजी थे, उनकी स्मृति में ये अवार्ड घोषित किया है। 2021 में प्रदान किया जाएगा जनवरी में। और ये पुस्तकों में भी इनके बारे में जिक्र किया जाएगा। और जो सकारात्मक भारत मंदिर की कल्पना की गई है, तो वहाँ इन सभी पूर्वजों और महापुरुषों की तस्वीरें वहाँ पर लगाई जाएंगी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कोटि कोटि नमन है। हम लोग याद कर रहे हैं। एक तस्वीर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ हमारी भी है, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का इंटरव्यू करने गए थे और वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इनके जो संस्मरण थे उसके बारे में इनसे इंटरव्यू करने गए थे, आकाशवाणी की तरफ से, दिल्ली आकाशवाणी। मनोज दास जी ने फेसबुक पे कलाम साहब के बारे में लिखा है कि हिंदू या मुसलमान बनना है तो कलाम बन, पढ़ना है तो कलाम पढ़, लिखना है तो कलाम लिख, सीखना है तो कलाम सीख, सुनना है तो कलाम सुन, सिखाना है तो कलाम सिखा, देखना है तो कलाम देख, फक्र से तू कलाम को सलाम कर, सादगी की तू मिसाल बन, हिंदू या मुसलमान तू कलाम बन। तुम हिंदू थे या मुसलमान, पर तुम तो सारा हिंदुस्तान थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा। ये आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था। और RJS पॉजिटिव मीडिया ने और भी चीज़ें भेजी हैं। एक चीज़, योगेश कुमार गोयल जी RJS स्टार हैं और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती को विशेष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर ये दैनिक जागरण में छपा उनका ये आलेख है। ये देखिए, कलाम साहब युवाओं से बहुत प्यार करते थे, भारत की भविष्य से और बच्चों से काफ़ी लगाव था उनको। वो कहते थे, मैंने भी उनके कई बार रिकॉर्डिंग की है, तो एक बात मुझे याद आती है कि डॉक्टर कलाम साहब ने बताया था कि हमारे हीरो कौन होने चाहिए। तो कलाम साहब का कहना था कि हमारे हीरो वो लोग होने चाहिए जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, सकारात्मक कार्य करने वालों को हीरो कहना चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए पंखे बनाए, AC बनाए, मोटर गाड़ियाँ बनाई, हवाई जहाज़ बनाए, तरह तरह की चीज़ें बनाकर जीवन को सुविधा दिया है, तो वो हमारे हीरो हैं। फिल्म के लोगों को फिल्म एक्टर के रूप में देखने की सलाह वो देते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और अब आपको ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने एक टिप्पणी की है। ये रामा तिवारी जी जो हैं 8 नंबर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ये 8 RJS राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, मिस यू बेटा अतुल, ये बहुत ही मार्मिक रमा तिवारी जी उन्होंने भेजा। वहाँ पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए। तो हम चाह रहे हैं कि वो, क्योंकि RJS एक फैमिली है और फेसबुक का कंसेप्ट यही है कि आपके विचारों को यहाँ लाइव बताया जाए और उसके बाद फिर इसे यूट्यूब पे लोड कर दिया जाए। तो रमा तिवारी RJS फैमिली से जुड़े हैं, वो क्या कहते हैं बस आपको पहुंचा रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो RJS फैमिली में है, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताना चाहेंगे। रमा तिवारी लिखते हैं, मिस यू बेटा अतुल। बेटा अतुल, आज तेरा 31वां जन्मदिन था।
बेटा तू मुझे अधूरे में छोड़ गया। मेरे श्रवण, मेरी शान, आन बान, मेरी हिम्मत सब तू ही तो था। बेटा आज हम सभी मम्मी पापा, भाई भाभी, भतीजा भतीजी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तेरी बहुत सी यादें, जो बातें आज बहुत याद आ रही है। तुम्हारा भतीजा प्रियांक भी चाचू चाचू कहाँ गए दरवाजे की आहट पर कहता मेरे चाचा आ गए, पापा मम्मी भाई भाभी भतीजा। तुम सब फिक्र मत करो, बस तुम सब अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम सब हिम्मत धरो। मैं बनकर साया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, दूर नहीं। मैं आप सभी से, आसमान से सबको देख रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा अतुल। अब आइए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने क्या कहा उससे आपको रूबरू कराते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी इस पर ग्रुप 8 में आरजेएस का जो है उसमें वो लिखते हैं, हमारा जीवन अमर है, प्रगतिशील है। शरीर बदलता है, शरीर बदलने में जो समय लगता है वो समय निश्चित नहीं है। स्मरण करने से गतात्मा यानी मृतात्मा व्यक्ति के जीवन से योग होता है, यानी जब आप याद करेंगे तो उनसे एक योग होता है। जीवन निर्वहन में उनका अदृश्य सहयोग भी मिलता है। मुश्किल की घड़ी में याद करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मशक्ति में वृद्धि हुई है। ओम भास्कराय नमः। ओम। इसी सत्य की कड़ी में जन्मदिन, जयंती मनाने की परंपरा का हम सामूहिक निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन की घड़ियों में गतात्मा जो मृतात्मा है वो हम सभी की सार्वभौम आत्मा के रूप में समस्त लोगों की आत्मशक्ति में वृद्धि करती है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम। जय मां आनंदमयी, चेतनमयी, सत्यमयी, परम जय जय, सत्यमेव जयते। तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने एक और विचार व्यक्त किया है, लेकिन उससे पहले जिस पोस्ट पे उन्होंने विचार व्यक्त किया है उसको पहले सुन लीजिए। क्या वाकई हजारों साल पहले मंदिर इसी वजह से बनाए गए थे? आखिर मंदिर बनाने की वजह क्या रही होगी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी होगी मंदिरों की? क्यों हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए जिन्हें बनाने में दशकों लग गए थे? दोस्तों, डिवाइन पावर को और इंटेंसिफाई रूप में पाने के लिए मंदिर बनाए गए। इसे यूं समझिए, जिस तरह साउंड वेव्स को कैच करने के लिए सेलफोन चाहिए, ठीक उसी तरह डिवाइन पावर को उसकी नेचुरल इंटेंसिटी में कैच करने के लिए चाहिए एक पावरफुल टूल, जो है मंदिर। एक तरह से यूं समझिए, कॉस्मिक कनेक्शन के लिए बनाए गए पावरफुल टूल है मंदिर। ये एक पॉसिबिलिटी है उस डायमेंशन को छूने की जिससे हम इंसान बने, ये संसार बना, ये ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड में दूसरे आयामों से कनेक्शन बैठाने के लिए हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ मंदिरों में डिवाइन स्ट्रक्चर स्थापित किए, बल्कि उन्हें कॉन्सिक्रेट यानी प्राण प्रतिष्ठित भी किया। प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्तियों में जान आ जाना नहीं होता है दोस्तों, ये प्राण एनर्जी की तरह प्रतिष्ठित किए जाते हैं। जी हाँ, मूर्तियों को एनर्जाइज किया जाता है, और जब हम उन मूर्तियों के सामने बैठते हैं तो हमें वो एनर्जी महसूस होती है। हमें परेशानी का हल मिलता है, हमारा दुख दूर होता है और हम खुद को भगवान से जोड़ते हैं। ये सिर्फ उन डिवाइन एनर्जीज की वजह से होता है दोस्तों। ये एनर्जी आपका सिस्टम जब कैच करता है तो आपकी एनर्जी बॉडी अलाइंड होती है और आप पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे हमें अलग अलग लोगों से पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। देखिए दोस्तों, एनर्जी जो है वो आपके थॉट प्रोसेस से ड्राइव होती है और सामने वाला वही महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहां की पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती है। अगर आप अपनी एनर्जी के प्रति सेंसिटिव होंगे तो आप ये जरूर महसूस कर पाएंगे। कई मंदिरों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है आप गिल्ट महसूस करें उस काम के लिए जो आपको गलत लगता है। ऐसी जगह आपको मेल्ट करती हैं, आपको लाइट करती हैं, आपको हल्कापन महसूस कराती हैं। दोस्तों, प्राचीन मंदिर ऐसे एनर्जी सेंटर्स थे जो इंसान की डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए थे। तभी तो मंदिरों में जाने से पहले नहाया जाता था, ताकि आपकी बॉडी उस एनर्जी के लिए और रिसेप्टिव बने। मंदिर कॉस्मोस के साथ अपना कनेक्शन बैठाने की जगह के तौर पर बने थे, जहां आंख बंद करके ब्रह्मांड के आयामों से जुड़ा जाता था। तभी तो आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ देर आंख बंद करके जरूर बैठते हैं। आप इस दुनिया में कब आए, कब जाएंगे, क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन में कभी न कभी सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ने की जरूरत जरूर महसूस होगी। आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहेंगे जिससे आप बने हैं।
मंदिर उस मार्ग का द्वार है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मंदिर जाकर ये संभव है दोस्तों। अगर आपके घर में मंदिर जैसा एनवायरनमेंट है, कॉन्सेक्रेटेड मूर्ति है, तो आप कॉस्मोस के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें जितना हो सके इस एनर्जी के पास रहना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर जाना चाहिए। खासकर 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस पर रेगुलरली जाते हैं तो उनकी एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स बहुत हद तक अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, मंदिर या कहिए कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस उस डायमेंशन से जुड़ने का द्वार है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा एनर्जी सिस्टम ऐसे अलाइंड होता है कि हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो अगली बार जब भी किसी मंदिर में जाएं तो वहां की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उस कॉन्सेक्रेटेड स्पेस की एनर्जी को अपनी एनर्जी सिस्टम से एक होता जरूर महसूस कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक सोच है, ये एक साइंस है जिसे हजारों साल पहले इवॉल्व किया गया था, जो इंसान को अपग्रेड करती है और आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस मॉडर्न युग में हम बाहरी तौर पर बहुत बदल चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसान अब भी वही है और आज भी सनातन प्रैक्टिसेस और साइंस हमें अपग्रेड करने के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है। सनातन सोच के माध्यम से मैं ऐसी ही चीजें, ऐसी ही साइंस आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, साइंस हैं, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है इस वक्त वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन सोच जो है एक सकारात्मक सोच है और इसी को लेकर सकारात्मक भारत मंदिर की कल्पना की गई है, जिससे कि भारत के सुदूर कोने में रहने वाले किसी एक गांव में रहने वाला आदमी भी अगर घूमने का वो इच्छा कर रहा है, परिवार के साथ आकर वहां रह सकता है, जिससे कि वो एक संस्कृति और एक सनातन सोच और एक संस्कार अपने बच्चों को देकर वो वापस लौट सकता है। और चूंकि दिल्ली के अंदर होगा और दिल्ली तो आप जानते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इस तरह की सकारात्मक सोच से बहुत कुछ उन्नति किया जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपसे एक और सकारात्मक खबर के बारे में बताते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने लेटर भेजा था केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण कोष से दिल्ली के दिवंगत पत्रकार तरुण सिसोदिया की पत्नी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। ये लेटर पहले दिखा देते हैं। ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के रेफरेंस से ये लिखा है संतोष कुमार गंगवार जी को, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, जो उस कोष के प्रमुख हैं, जो कोष बनाया गया है, उस खबर से आपको रूबरू कराते हैं। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण कोष से दिल्ली के दिवंगत पत्रकार तरुण सिसोदिया की पत्नी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली यूनिट की तरफ से पत्रकारों की मांगों को लेकर श्रम मंत्रालय पर प्रदर्शन करके केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी को एक ज्ञापन दिया था। मंत्री गंगवार जी ने उसकी एक प्रति सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी के पास भेज दी थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में सूचित किया है। इस मामले में पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार संतोष ठाकुर जी, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं संतोष ठाकुर जी, उनका भी अहम रोल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी। ये खबर भी प्रकाशित हुई है। दिवंगत पत्रकार के परिवार को 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिवंगत पत्रकार तरुण सिसोदिया के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है। यह राशि पत्रकार कल्याण कोष उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। यहां बता दें कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली शाखा की तरफ से पत्रकारों की मांगों को लेकर श्रम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा था। मंत्री जी ने उसकी एक प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास भेजी थी। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक संबंधित मामले की सूचना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो 5 लाख रुपये जो
कोरोना योद्धा भी थे ये पत्रकार जो हैं तरुण सिसोदिया, और जिनकी एम्स जो है मेडिकल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ पे संदिग्ध मौत हो गई थी। तो ये है कि परिवार को, परिजन को कुछ राहत मिली है। व्यक्ति तो नहीं लौट सकता है, लेकिन जो पत्रकार संगठन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उसने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया और लगातार वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया वर्कशॉप के माध्यम से या अन्य माध्यम से, राष्ट्रीय वेबिनार वगैरह के माध्यम से पत्रकारों को जागरूक करते रहे हैं। गांव में ले चलते हैं कि गांव में महिलाओं के पास कितनी दक्षता होती है, कैसी प्रतिभा होती है, कितनी एनर्जी होती है, उसकी एक वानगी। क्योंकि गांव गांव तक विकास का जो स्रोत है, विकास करने के जो रास्ते हैं वो पहुंचने चाहिए। हम स्टेमिना की बात करते हैं कि गांव की महिलाओं के पास कितनी स्टेमिना होती है, आप देखकर ही भौंचक रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ रह जाएंगे। देखिए कितनी निशाना कितना अचूक है। निशाना अचूक है, इतनी ऊंचाई है। तो ये है हमारी भारत की महिलाएं गांवों में किस तरह से ये काम करती हैं, कितनी स्टेमिना होती है। तो आइए आपको फिल्म अभिनेत्री जिन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है, हेमा मालिनी जी की 16 अक्टूबर 1948 जन्मदिन है। राजनीतिज्ञ भी हैं और नृत्यांगना भी हैं। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 1948 को जन्म हुआ और तमिलनाडु में अम्मनकुटी गांव में। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की मथुरा लोकसभा सीट की सांसद। वे बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना ने लगभग 4 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मुख्य फिल्में हैं शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति, रजिया सुल्तान, बागवान। इनकी सुंदरता और अदाओं के कारण इन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री 2000 में मिला और सीता और गीता फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार, 1973 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। और लुप्त हो रही नृत्य शैली मोहिनी अट्टम के अस्तित्व को बनाए रखने में हेमा मालिनी का योगदान जो है वो बहुत है। लच्छू महाराज, जिनका जन्मदिन 16 अक्टूबर 1944 है, बनारस उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। लच्छू महाराज जी को याद करते हैं। भारत के जाने माने तबला वादक थे लच्छू महाराज। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। उनके कई शिष्य देश विदेश में तबला बजा रहे हैं। लच्छू महाराज बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी कोई सम्मान ग्रहण नहीं किया, बल्कि जब भारत सरकार ने उनको सम्मानित करना चाहा, उन्होंने विनम्रतापूर्वक लौटा दिया। और वो कहते थे कि जो तालियां हैं वही उनका सम्मान है। जो दर्शक देखते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इतने बड़े महान व्यक्ति जो हैं ये तबला वादक थे। और लच्छू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी बनारस में 16 अक्टूबर 1944 में हुआ और वे वहीं पले बढ़े। उनके पिता का नाम वासुदेव महाराज था और लच्छू महाराज 12 भाई बहनों में चौथे थे। एक फ्रांसीसी महिला टीना से लच्छू महाराज ने विवाह किया था। उनकी एक पुत्री है जो स्विट्जरलैंड में है। पूरी दुनिया में अपनी पेशेवर प्रस्तुति के अलावा लच्छू जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी तबला बजाया। लच्छू महाराज के वादन की विशेषता थी कि उनके पिता वासुदेव महाराज ने विभिन्न घरानों के तबला वादकों की देखभाल करते हुए उनके घरानों की शेष बंदिशों को संग्रहित कर लच्छू महाराज को प्रदान किया था। लच्छू महाराज ने अपने विकट अभ्यास के जरिए स्वतंत्र तबला वादक एवं संगत दोनों में ख्याति प्राप्त की। आप गायन, वादन एवं नृत्य तीनों की संगत में निपुण थे। लच्छू महाराज एक स्वाभिमानी और पारंपरिक कलाकार थे जिन्होंने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए कोई भी गलत समझौते नहीं किए।
हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा लच्छू महाराज के भांजे हैं। उन्होंने बचपन में ही लच्छू महाराज को अपना गुरु मान लिया था। गोविंदा बहुत अच्छा डांस करते हैं। गोविंदा ने तबला बजाना लच्छू महाराज से ही सीखा था। लच्छू महाराज जब कभी भी मुंबई आते थे तो गोविंदा के घर पर ही रुकते थे। सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया था। लच्छू महाराज का निधन 27 जुलाई 2016 को हुआ था। उनके अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। तो ऐसे थे लच्छू महाराज, बार बार इनको नमन करने का मन करेगा। अब आइए आपको सीधा हम रूबरू कराते हैं बिहार में जो चल रहा है, चुनाव का दौर है और वहाँ से छन छन कर बहुत सारी चीज़ों की खबरें आ रही हैं। टिकट वगैरह तो बांटे गए हैं और एक किताब जो है उसके आधार पर जो शिशिर सोनी जी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने ये भेजा है। शिशिर सोनी, पहले आई.के. गुजराल साहब की जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन ये किताब है, ये आपको दिखाते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने ये खबर बनाई है और कुछ पूछा है। ये उदय नारायण चौधरी, a leading MLA and an ex-minister who had been very friendly with me, ये आई.के. गुजराल की किताब है। इसमें लालू जी और नीतीश कुमार इन सब का भी जिक्र है। तो इस किताब को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया है, उसका शीर्षक दिया है खरी खरी। क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उनके लोगों का बस चले तो उन्हें बिहार का गांधी करार दें। नीतीश कुमार को बिहार में समुद्र नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगा सके, ऐसी बचकानी बात कहने वाले सुशासन बाबू को यानी नीतीश कुमार को बाहर चैंपियन करार दे दें। मतलब ये उन पे व्यंग कर रहे हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के लोग हैं। और अभी डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़ चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और पटना से हैं वो आप, तो बिहार की ही स्टोरी चल रही है विष्णुपुरी जी नीतीश कुमार जी को लेकर कि बिहार चैंपियन करार कर दें अगर उन लोगों का वश चले तो। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए भी शायद नीतीश कुमार को समुद्र चाहिए। इस पर बहस तो होनी ही चाहिए। और बिहार के चुनावी बेला में पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की लिखी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन जरूर पढ़नी चाहिए। जो अभी मैंने पेज दिखाया वो आई.के. गुजराल साहब की लिखी हुई है। उसमें क्या है उसके बारे में वो कहते हैं, जिसमें उन्होंने यानी आई.के. गुजराल साहब ने लिखा है 338 पेज पर नीतीश कुमार के चरित्र का बखान किया है। पुस्तक बाजार में आए दशकों बीत गए, नीतीश कुमार ने कभी उस उद्धरण का विरोध नहीं किया, तो जाहिर है कि वो सच माना जाएगा। आई.के. गुजराल को राज्यसभा से लाने की जिम्मेदारी तब वीपी सिंह ने जनता दल के लालू यादव जी को दी थी। लालू जी बिहार के सीएम थे, जनता दल के सर्वमान्य नेता थे। गुजराल साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि एक दिन लालू यादव जी का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं 19 जून 1992 को दिल्ली आ रहा हूं, आप बिहार भवन में 10 बजे सुबह आकर मिले। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी आत्मकथा में लिखा, तब बिहार से उदय नारायण चौधरी उनके अच्छे मित्र थे। चौधरी जी ने उन्हें बताया, नीतीश कुमार ने लालू यादव को समझाया है, नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी को समझाया है कि राज्यसभा के बदले आपसे रुपया मांगा जाए, बताया जाएगा कुछ वोटर खरीदना पड़ेगा। इस बातचीत के पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जी का फोन आया। वो कह रहे थे 25 जून को चुनाव है, लालू यादव जी को आपके लिए पंच 6 वोट खरीदना होगा, मगर ये सब करने को मेरे परिवार ने मना कर दिया है। अब न गुजराल साहब हैं न रघुवंश बाबू जी रहे। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी इस मामले में चूंकि पक्षकार हैं तो उनसे पूछना बेमानी है। उन्हें बोलना होता, कुछ कहना होता तो पुस्तक बाजार में आने के कई दशक हो गए, कुछ कहते लेकिन नहीं कहा। अब तक चुप रहे, मतलब लिखा हुआ सही है। उदय नारायण चौधरी जी अभी हैं, जदयू में नीतीश के करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 2017 में जदयू के भाजपा के साथ जाने का विरोध करते हुए नीतीश का साथ भी छोड़ चुके हैं। उनसे इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि मामला क्या था। क्या नीतीश कुमार जी ने तब लालू यादव जी को लेन देन समझाया था, समझाते थे? इस तरह की बातें शिशिर सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने आरजेएस फैमिली में पोस्ट किया है कि मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, खरीद फरोख्त की बातें किताब के अंदर आई.के. गुजराल साहब ने लिखा है। तो ये एक सच्चाई है
और वो सच्चाई आप लोगों तक पहुंचानी भी ज़रूरी है। तो ये सब कुछ बातें हैं और हम लोग अब अंतिम सोपान पर पहुंच चुके हैं और अंतिम सोपान को थोड़ा सा मनोरंजन, प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ ले जाते हैं। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। इस तरह के भी दुनिया में सौंदर्य है, देखने का अपना अपना एक नज़रिया होता है। किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को नकारात्मक जीवन अच्छा लगता है और किसी को सकारात्मक जीवन अच्छा लगता है, क्योंकि सकारात्मक जीवन में कोई लफड़ा नहीं होता है और नकारात्मक जीवन में कभी न कभी कोई लफड़ा आ ही जाता है। और पत्रकारिता जो है वो शुद्ध पत्रकारिता जो है वो तथ्य आधारित, सामाजिक सरोकार आधारित और इसी को लेकर सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण की कोशिश। रोजाना फेसबुक लाइव शाम 8 बजे आप लोगों से मिलना, कुछ बातें करना, कुछ तथ्य आधारित चीज़ों को आप तक पहुंचाना और आप लोगों से मिलना भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर संभव होगा। और जुड़ गए हैं आरजेएस एडमिन दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने शेयर किया होगा, जैसा बताते हैं वो, कि ये फेसबुक लाइव को कई ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। तो आप लोग भी जो जुड़े हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन अगर देते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। यही निवेदन होता है कि जो बातें की गई डॉक्टर कलाम साहब के बारे में, और कलाम साहब को तो हम लोग उनके सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के रूप में पूरे भारत में लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा करना ही महापुरुषों का सकारात्मक भारत आंदोलन है। हम लोगों ने लच्छू महाराज जी के बारे में जो चर्चा की कि जो शख्स जो है वो किसी सम्मान का वो नहीं था, लेकिन उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया और इतने बड़े गोविंदा उनके भांजे हैं। ये सब जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आई.के. गुजराल साहब ने जो किताब लिखा है उसमें क्या लिखा है, और इन सब चीज़ों को भी पहुंचना चाहिए जनता तक, क्योंकि तथ्य आधारित है, किताब में लिखी हुई बात है, उसी को शिशिर सोनी जी ने आप लोगों तक पहुंचाई है। यही तो है, तथ्य आधारित और सामाजिक सरोकार से आधारित चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। कुछ मनोरंजन की बातें हों, और पूर्णिया से जुड़ी हुई आरजेएस वेबिनार में भी जुड़ती हैं आरजेएस फैमिली की डॉक्टर रंजू कुमारी, वो आयुर्वेद में भी प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो डॉक्टर रंजू कुमारी जी ने आज टेलीफोन पे वो बातें बताई कि सकारात्मक भारत मंदिर जो है उससे कितना संस्कार मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट जो है वो पहली बार लाया गया है कि सकारात्मक भारत मंदिर जो है वो बच्चे को संस्कारित कर देगा। क्योंकि आप घर में बच्चा किताब पढ़ ले, जब तक उसको वातावरण नहीं मिलेगा, तो एक बार की जो यात्रा होगी वो दिल्ली के अंदर बच्चे के साथ परिवार आएंगे तो वो संस्कारित होकर बच्चा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी, इसकी कल्पना की गई है, उसके बारे में आप लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। 25
अक्टूबर को 2:30 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार है, वो आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। और उसमें जो काफ़ी लोगों ने अभी नया आज ही 2 अवार्ड जो है हुआ है, जिसके बारे में अभी डिज़ाइन आप लोगों के पास पहुंचा जाएगा, तो वो भी अवार्ड जो है वो आ रहे हैं। तो ये सब लोग उस दिन जुड़ेंगे और बताएंगे, क्योंकि ऐसा एक वेबिनार किया गया था। तो सुशील खन्ना जी, डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी, डॉक्टर विष्णु पुरी जी, आकांक्षा जी, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और कल सायं 8 बजे फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ इसी तरह की आरजेएस की जो रिसर्च टीम है वो मेहनत करके जो आपने ये सुना ये सब तैयार कर रही है। और उदय मन्ना अब आपसे विदा लेगा। जय हिंद, जय भारत।